डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने शुक्रवार को हैदराबाद में भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड के संजीवनी पशु चिकित्सा सेवा केंद्र का किया उद्घाटन। कहा, एक फोन कॉल से घर पर ही पशु चिकित्सा सेवा कराई जाएगी उपलब्ध। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने सौराष्ट्र विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में गौ कृषि विद्या केंद्र का किया शुभारंभ। कहा, सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी राज्य की पहली यूनिवर्सिटी बनी जहां कृषि एवं पशुपालन की एक साथ होगी पढ़ाई। गौ कृषि विश्वविद्यालय गुजरात की नई पहल पाठ्यक्रम भी हो गया है तैयार। मानव और किसानों की फसलों पर हाथियों के हमलों को कम करने के लिए KVIC की पहल। कर्नाटक सुलिया में खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष ने 200 मधुमक्खी बक्से किए वितरित। उत्तराखंड में पहाड़ी स्थानों पर बर्फबारी और मैदानी भागों में बारिश के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित। बर्फबारी के कारण बड़ी ठंड से पर्यटक और किसान खुश। मुख्य समाचार के बाद खबरें विस्तार से। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने डेयरी किसानों से केंद्र सरकार के कार्यक्रमों का लाभ उठाने की अपील की है। शुक्रवार को हैदराबाद में भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड के संजीवनी पशु चिकित्सा सेवा केंद्र का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि महज एक फोन कॉल से घर पर ही पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। किशन रेड्डी ने कहा कि दूध और दूध से बने उत्पादों की मांग हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में काफी अधिक है। और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने सौराष्ट्र विश्वविद्यालय के 97वें दीक्षांत समारोह में गौ कृषि विद्या केंद्र का रिमोट कंट्रोल से शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी राज्य की पहली यूनिवर्सिटी बनी है जहां कृषि एवं पशुपालन की एक साथ पढ़ाई होगी। उन्होंने कहा कि गौ कृषि विश्वविद्यालय गुजरात की नई पहल है, इसके लिए पाठ्यक्रम भी तैयार हो गया है। कृषि एवं पशुपालन की पद्धति युक्त पढ़ाई से आने वाले समय में इन क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। राज्यपाल ने कहा कि आज देश की सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोग अपने अधिकारों के लिए जितने सजग, जागृत और चिंतित हैं, उतने अपने कर्तव्यों के प्रति नहीं है। राष्ट्र की उन्नति और जनहित के लिए विद्या का उपयोग करें। खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग KVIC के अध्यक्ष मनोज कुमार ने REHAB यानी मधुमक्खियों का उपयोग करके हाथियों के मानव पर होने वाले हमलों को कम करना परियोजना के तहत कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ स्थित सुलिया में प्रशिक्षित लाभार्थियों को जीवन मधुमक्खी कॉलोनियों, मधुमक्खी पालन उपकरण और 200 मधुमक्खी बक्से वितरित किए हैं। REHAB परियोजना के तहत हाथियों के मानव आवासों में उनके प्रवेश को रोकने के लिए उनके मार्ग में मधुमक्खियों के बक्सों को स्थापित करके मधुमक्खी बाड़े बनाई जाती हैं। इन बक्सों को एक तार से जोड़ा जाता है जिससे हाथियों के झुंड का वहां से गुजरने का प्रयास करने पर एक खिंचाव के कारण मधुमक्खियां हाथियों के बीच में आ जाती हैं और उन्हें आगे बढ़ने से रोकती हैं। ये जानवरों को कोई नुकसान पहुंचाए बिना मानव पशु टकराव को कम करने का एक सस्ता तरीका है। ये वैज्ञानिक रूप से दर्ज किया गया है कि हाथी मधुमक्खियों के झुंड से डरते हैं जो उनके सूंड और आंखों के संवेदनशील अंदरूनी हिस्से को काट सकती हैं। मधुमक्खियों की सामूहिक भिनभिनाहट हाथियों को परेशान करती है जो उन्हें वापस लौटने पर मजबूर कर देती है। REHAB के तहत किसानों को मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा हाथियों को खेतों में घुसने से रोकने के लिए इनमें से हर एक किसान को हाथी गलियारों में लगाने के लिए 10 मधुमक्खी बक्से दिए जाते हैं। पोनमपेट में इस प्रायोगिक परियोजना के बहुत अच्छे परिणाम सामने आए हैं। उन्होंने बताया कि इस परियोजना ने बढ़े हुए परागण और शहद की मात्रा के कारण कृषि उत्पादन बढ़ाने में भी काफी सहायता की है। चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने जापान के साथ एक करार किया है। इसके तहत जापान की विभिन्न तकनीकों का प्रयोग फसलों पर किया जाएगा ताकि फसलों का उत्पादन बढ़ सके। इसके लिए पहले विश्वविद्यालय के कार्य क्षेत्र अंतर्गत 1 हेक्टेयर पर तकनीकों को प्रदर्शित किया जाएगा।
फिर जलवायु का अध्ययन करके इसे आगे बढ़ाया जाएगा। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में कृषि, वन एवं मत्स्य मंत्रालय, टोक्यो जापान और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच करार हुआ। इसके अंतर्गत शुक्रवार को मॉडल परियोजना सम्मेलन का आयोजन हुआ। साउथ एशिया जापान के निदेशक अबे इचरो ने बताया कि इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना है। कुलपति डॉक्टर ब्रजेंद्र सिंह ने कहा कि तकनीकी टिकाऊ होनी चाहिए, वातावरण को हानि न पहुंचाने वाली हो, कम खर्चीली तथा प्रति इकाई क्षेत्रफल पर अधिकतम शुद्ध लाभ दे सके, ऐसी तकनीक को प्रदर्शित किया जाएगा। देशव्यापी रोजगार मेले के तीसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 45 स्थानों पर 71,000 युवाओं को सरकारी विभागों व संगठनों में नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। देश में रोजगार सृजन की प्राथमिकता के संदर्भ में ये रोजगार मेले युवाओं के लिए कितने लाभकारी रहेंगे, इस विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह से। साथ केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के युवाओं को रोजगार देने की और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को पूरा करने की प्रतिक्रिया के तहत ये कई युवाओं को उन्होंने नियुक्ति पत्र बांटे हैं। आइए बात करते हैं मंत्री जी से। सर, 65% से अधिक आबादी युवाओं की और इसी युवा शक्ति के दम पर हम उभरते हुए राष्ट्र के तौर पर देख रहे हैं भविष्य को। आपने नियुक्ति पत्र दिए, क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, प्रधानमंत्री ने अक्टूबर के अंदर रोजगार मेले लगाने शुरू करवाए थे। ये तीसरा रोजगार मेला है और उम्मीद है कि इस वर्ष के अंदर हम 10 लाख से अधिक युवाओं को सर्विसेज के अंदर लगाएंगे। और ये तो केवल सेंट्रल सर्विसेज की बात हो रही है, इसके अलावा जो प्रांतीय रोजगार है सो भी उपलब्ध होगा। हमारा लक्ष्य है कि आने वाले समय के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार दिलवा सकें, चाहे वो केंद्र के अंदर हो चाहे वो प्रदेश के अंदर हो। आपने जिस तरह मोटिवेट किया कि भविष्य में हम किस तरह एक उभरते हुए राष्ट्र के रूप में युवाओं को मौका देंगे जॉब का, तो 2047 का जो भारत है, आपने 25 साल बाद के इन युवाओं को मजबूत नींव के तौर पे देखा है, तो कैसा होगा? देखिए, अब 75 साल हमारे आज़ादी के हो चुके हैं और इन दिनों के अंदर जो हमारी इकोनॉमी, हालांकि कोविड का प्रकोप था, फिर भी अनेक अन्य हमसे समृद्ध मुल्कों की तुलना के अंदर बेहतरीन तौर के ऊपर उभर करके आई है। और आज भी जो डेवलपिंग नेशंस हैं या बड़ी इकोनॉमी वाले नेशंस हैं, उनके अंदर प्रथम तौर के ऊपर हमारी जीडीपी और इकोनॉमी बढ़ने लग रही है। तो ये एक संकेत देता है कि आने वाले 25 साल के अंदर जब हम अपना 100 साल पूरा करेंगे, उस टाइम शायद भारत विश्व का एक आर्थिक तौर के ऊपर स्तंभ बन करके उभर करके आए और अपनी पुरानी जो हैसियत थी, हमारी पुरानी जो परंपराएं थी, उसको दोबारा से विश्व के अंदर फैलाने के अंदर वो कामयाब हो। प्रधानमंत्री जी ने जिक्र भी किया कि नए साल का पहला मेला है, एक तकरीबन 10 लाख को जॉब देना है। अभी 71,000 के समथिंग को नियुक्ति पत्र मिले, लेकिन करोड़ों लोगों को प्रेरणा भी इससे मिलेगी। तो भविष्य में उन युवाओं को कितनी एक सहारा और संबल मिलेगा जो अभी इसकी प्रतीक्षा में? देखो, हमारा मुल्क उस तौर पे सौभाग्यशाली है कि प्रधानमंत्री जैसे हमारे को प्राइम मिनिस्टर मिले हैं और जिस तरह से तरक्की पिछले 8-10 सालों के अंदर हमारे देश ने करी है, अनेक डिफ़िकल्टीज़ के बावजूद, अनेक हमारे दुश्मन देश जो हैं उनकी दखलंदाजी के बावजूद, मैं समझता हूं कि आने वाले समय के अंदर इनके नेतृत्व के अंदर युवाओं को प्रेरित करते हुए इस देश को आगे ले जाने के अंदर हमको सब जवानों का साथ मिलेगा। तो केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत, जिनका मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार न केवल देश के युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है, बल्कि उनको नौकरी देकर राष्ट्र निर्माण में रेखांकित करने का महत्वपूर्ण काम भी कर रही है। मेरे साथ कैमरामैन हरजीत सिंह बाबा के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, गुरुग्राम। विश्व प्रसिद्ध जम्मू कश्मीर स्थित डल झील में प्रवासी पक्षियों को खाना खिलाने के लिए विदेश से लौटे एक व्यक्ति ने पक्षी वन रिजॉर्ट की स्थापना की है। कश्मीर में डल झील सहित कई जल निकाय हैं जहां साल भर अच्छी संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं और वे झील के विभिन्न भागों में अच्छा समय बिताते हैं, लेकिन कई बार खासतौर पर सर्दियों के मौसम में खाने की कमी की वजह से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इन प्रवासी पक्षियों को खिलाने के लिए हाल ही में विदेश से लौटे मोहम्मद यासीन नाम के एक पक्षी प्रेमी को, जो डल झील में रह रहे हैं, एक पक्षी वन रिजॉर्ट स्थापित करने का विचार आया। यासीन डल झील में टूर ऑपरेटर के रूप में काम करते हैं। पिछले कुछ वर्षों से यासीन ने थाईलैंड, इंडोनेशिया, स्विट्जरलैंड, यूक्रेन और कुछ अन्य देशों सहित कई विदेशी
देशों का दौरा किया, जहां उन्होंने पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों को नियमित रूप से विशेष स्थानों पर भोजन करते देखा। इससे वो बहुत प्रेरित हुए और उन्होंने विश्व प्रसिद्ध डल झील में इस अनोखे पक्षी वन रिजॉर्ट को स्थापित करने का फैसला किया, जहां वे अपने हाउस बोट में रह रहे हैं। उसके हाउस बोट के सामने ही दलदली भूमि का एक बड़ा हिस्सा हर दिन अच्छी संख्या में पक्षियों को आकर्षित कर रहा है और यासीन उन्हें दिन में 2 से 3 बार खाना खिलाते हैं। इस आहार अभ्यास को पक्षियों के लिए फायदेमंद बनाने के लिए यासीन ने अपने शिकारा की मदद से कुछ खास जगहों का चयन भी किया है, जहां वे हर दिन जाते हैं और प्रवासी पक्षियों को ठीक से खाना खिलाते हैं। यासीन ने बताया कि इस रिजॉर्ट की स्थापना के बाद पक्षियों की अच्छी संख्या विशेष रूप से सुबह और शाम को भोजन प्राप्त करने के लिए आती है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरे मन को शांति मिलती है। एक अच्छी व्यू भी यहाँ पे है, एक अच्छा एटमॉस्फेयर भी यहाँ पे है, तो चाहे कि लोकल कश्मीरी लोकल टूरिज्म भी आए, इनको पता चले कि यहाँ डल में एक जगह है जिसका नाम बर्ड फॉरेस्ट है, जहाँ पे हम बैठे आराम करें, तो उनका जो माइंड है, क्योंकि काम करते करते बंदे का काम ध्यान भटक जाता है, तो एक चाहिए कि वो हॉलिडे जब ये पूरा तो उस टाइम बहुत ज्यादा मुश्किलात होती है एक बर्ड्स को, क्योंकि उनको कोई खाना नहीं मिलता है, क्योंकि वो सारा कुछ जम जाता है ड्रिल के अंदर। जब उनके ऊपर मेरे घर के सब पीछे बैक साइड से वहां पे भी हमारे यहाँ पे फ्रीज होता है, तो हम भी चावल वावल फेंकते रहते हैं। मगर इनका क्या है कि इन लोगों ने ये एक ना तरीके से जो फीड कर रहे हैं हर एक जगह पे, इसने ये बाहर जाके सीखा है, तो यहाँ पे आए तो यहाँ पे इन लोगों ने ये इम्प्लीमेंट किया है। अब रुख करेंगे उत्तराखंड का। उत्तराखंड में पहाड़ी स्थानों पर बर्फबारी और मैदानी भागों में बारिश के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित है। चक्राता, मसूरी, धनौल्टी, कपकोट, चौरीखाल और जोशीमठ में बर्फबारी हो रही है। बारिश और बर्फबारी के कारण राज्य में ठंड बढ़ गई है। इससे पर्यटक और किसान काफी खुश हैं। देहरादून, उत्तरकाशी और चमोली में भारी बर्फबारी के कारण रास्ते बंद हो गए हैं। लद्दाख के उपराज्यपाल आर के माथुर ने आज लेह में सिंधु संस्कृति केंद्र में राज्य पुरस्कार प्रदान किए। वर्ष 2020 और 21 के अलंकरण समारोह के दौरान शौर्य, साहित्य, कला और शिल्प, सामाजिक सुधार, सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण, लोक सेवा, खेल, उद्यमशीलता और प्रगतिशील खेती और शिक्षण और शिक्षा के क्षेत्र में 26 विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। विजेताओं को 51,000 रुपए का नकद पुरस्कार, पदक और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। कर्नाटक के हुबली में लगभग 3 साल के अंतराल के बाद मिर्ची मेले का आयोजन किया गया है। कर्नाटक राज्य मसाला विकास बोर्ड की ओर से हुबली में ये मेला 20 जनवरी को शुरू किया गया। ये मिर्च मेला 22 जनवरी तक चलेगा। मिर्च मेला मोरसवीर मठ परिसर में 3 दिन तक चलेगा। मिर्च मेला किसानों और उपभोक्ताओं के बीच एक बड़ा हिट बन गया है, क्योंकि इसने किसानों को एक बड़ा मंच प्रदान किया है। धारवाड़, गडग, हावेरी और आसपास के जिलों के किसानों ने मेले में भाग लिया और अपनी उपज सीधे उपभोक्ताओं को बेची। महामारी के कारण पिछले 3 वर्षों से मेले का आयोजन नहीं किया गया था। बोर्ड के महाप्रबंधक रविंद्र हकाती ने बताया कि मेले का मुख्य उद्देश्य किसानों को एजेंटों या बिचौलियों के खतरे के बिना सीधे उपभोक्ताओं को अपनी उपज बेचने की सुविधा प्रदान करना है। और आइए बात करेंगे मंडी भाव की। देखते हैं क्या रहा देश भर की मंडियों में भाव। शुक्रवार को मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य रही। वहीं मंडियों में लहसुन का कारोबार उतार चढ़ाव के साथ हुआ। एगमार्क नेट के मुताबिक यहां महाराष्ट्र की श्रीरामपुर मंडी में 19 जनवरी को लहसुन का भाव रहा 3,000 रुपए। 20 जनवरी को इसके सौदे 400 रुपए लुढ़ककर 2,600 रुपए पर हुए। वहीं राजस्थान की कोटा मंडी में 19 जनवरी को लहसुन का भाव रहा 2,300 रुपए, जो कि 20 जनवरी को 400 रुपए की मजबूती के बाद 2,700 रुपए पर पहुंच गया। वहीं उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भी बढ़त का सिलसिला जारी रहा।
वहां 20 जनवरी को लहसुन का भाव 10 रुपए की तेजी के बाद 2570 रुपए से 2580 रुपए पर पहुंच गया। वहीं मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में 19 जनवरी को लहसुन का भाव रहा 910 रुपए, जो कि 20 जनवरी को 140 रुपए चढ़कर 1050 रुपए हो गया। इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की उपज में खासी बढ़त का अनुमान जताया गया है। बीते साल के मुकाबले साल 2021-22 के दौरान लहसुन की पैदावार में 20% की बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के दूसरे आंकलन के अनुसार साल 2021-22 में लहसुन की पैदावार 32,77,000 टन हो सकती है, जबकि 2020-21 की समान अवधि के दौरान उपज 31,90,000 टन रही थी। बता दें कि साल 2021-22 के दौरान देश से लहसुन का निर्यात बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार साल 2021-22 के दौरान लहसुन का कुल निर्यात 4,538 टन बढ़कर 22,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन का निर्यात 17,643 टन रहा था। कपास की आवक इन दिनों सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो झाबुआ और करीमनगर मंडी में कपास के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि ध्रोल और हलवद मंडी में इस दौरान कपास के भाव में नरमी देखने को मिली। एगमार्कनेट के अनुसार गुजरात की ध्रोल मंडी में 19 जनवरी को कपास का भाव रहा 7,965 रुपए। 20 जनवरी को इसके भाव में 175 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 7,790 रुपए। हलवद मंडी में भी इस दौरान कपास के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 19 जनवरी को कपास का भाव था 8,475 रुपए। 20 जनवरी को इसके सौदे 75 रुपए टूटकर 8,400 रुपए पर हुए। मध्य प्रदेश की झाबुआ मंडी में 19 जनवरी को कपास का भाव रहा 7,200 रुपए, जो कि 20 जनवरी को 250 रुपए की तेजी के बाद 7,450 रुपए हो गया। वहीं तेलंगाना की करीमनगर मंडी में 20 जनवरी को कपास का भाव 166 रुपए बढ़कर 7,811 रुपए से 7,977 रुपए हो गया। बात कपास की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर देश में इस साल कपास की उपज में बढ़त देखने को मिल सकती है। साल 2022-23 के दौरान कपास की पैदावार में 29,87,000 गांठ की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है, जिसका असर कपास के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक कपास की उपज साल 2022-23 के दौरान 3,41,90,000 गांठ होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 3,12,03,000 गांठ रही थी। सुपारी का भूसा रेशा अब कई उत्पादन के रूप से इस्तेमाल हो रहा है और इससे बनने वाली वस्तुएं विदेशों में एक्सपोर्ट हो रही हैं। यकीन नहीं होता। आइए हम आपका परिचय कराते हैं शेफ मोगोका के एक ऐसे दंपति से जो सुपारी के भूसे के रेशे को अपनी आय का जरिया बना रहे हैं और लंदन, यूरोप जैसे देशों में इसके लिए एक बड़ी मार्केट खड़ी करती है। पान सुपारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा है और कई शुभ अवसर और उत्सव पर अलग अलग तरीके से सुपारी और पान का इस्तेमाल होता है। कर्नाटक के मलनाड क्षेत्र में शिवमोगा में सुपारी की खेती एक बड़ा व्यवसाय है और पूरे देश में यहाँ से सुपारी खरीदी जाती है। लेकिन सुपारी के साथ जुड़ा एक नया व्यवसाय देश विदेश में आकर्षण का केंद्र बन रहा है। ये है सुरेश एसार और उनकी पत्नी मैथिली, जो शिवमोगा में सुपारी के भूसे से बने रेशे से कई अनोखे उत्पाद तैयार कर रहे हैं और इसके जरिए वो कई लोगों के लिए रोजगार का जरिया भी उपलब्ध करा रहे हैं। सुरेश सुपारी के रेशे से खूबसूरत सजावट की चीजें जैसे ट्रे, प्लेट, हैंडबैग तैयार करते हैं और उसे बाजार में बेचते हैं। इन चीजों की बाजार में खूब मांग है। हम सुपारी के भूसे को रिसाइकिल करके रोजमर्रा के काम में आने वाली चीजें बनाते हैं। ये वस्तुएं सस्ती होने के साथ ही टिकाऊ भी है और सबसे बड़ी बात कि ये पर्यावरण के अनुकूल है। सुपारी के कचरे के निस्तारण की समस्या से निजात भी मिली है। हमारी बनाई हुई वस्तुओं की विदेशों में भी खूब डिमांड है। इससे हम अपनी सोच से ज्यादा बेहतर कमाई कर रहे हैं। अब तक सुपारी के रेशे को प्रदूषण और पर्यावरण में हानिकारक पदार्थ माना जाता था, लेकिन सुरेश ने अब सुपारी के रेशे को सोने की राशि में बदल दिया है।
इस रेशे से बनी चप्पलों की खूब मांग है, क्योंकि वो स्वस्थ और कंफर्ट के लिए अच्छी मानी जा रही हैं। रेशे से लेदर के सामान बनाकर इससे वस्तुएं भी बनाई जा रही हैं। और जब ये बेकार होती हैं, तो कूड़े के तौर पर पर्यावरण को प्रदूषित भी नहीं करती, क्योंकि इस रेशे को बायोकेमिकल से ट्रीट किया जाता है। सुरेश को इस छोटे से व्यवसाय को शुरू करने के लिए केंद्र से 20 लाख रुपए का लोन भी मिला है। सुरेश की पत्नी भी उनके इस काम में खूब साथ देती हैं। मैं इस काम में हाथ बटाती हूँ। ये हमारे लिए स्वयं उद्योग का बहुत अच्छा आइडिया था। इसमें बहुत लाभ मिलता है। सुरेश की इस पहल से अब दूसरे सुपारी उत्पादक किसान भी इसे आमदनी का जरिया मान रहे हैं और खुद ये उद्योग शुरू करना चाहते हैं। सुरेश के नवाचार की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए अब विद्यालयों में इसे उदाहरण के तौर पर बच्चों को बताया जा रहा है। सुरेश के बढ़ते व्यवसाय और विदेशों में इन वस्तुओं की बढ़ती मांग को देखकर शिवमोगा के लोग इसे भूसे में सोना तलाश करने वाली बात कह रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। की चुनाई कर लें। यहीं के किसान मक्के के खेत में सिंचाई करते रहें। इसके साथ ही काबुली चने के खेत में सिंचाई करें। इस समय गन्ने के खेत में भी सिंचाई कर लें। महाराष्ट्र में टमाटर की बुआई कर सकते हैं। अभी लाल मिर्च की बुआई करते रहें। वहां के किसान बैंगन की बुआई कर लें। गुजरात में गन्ने की रोपाई करें। गन्ने के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। यहाँ भिंडी की तोड़ाई कर सकते हैं। किसान बैंगन की तोड़ाई करते रहें। वहीं टमाटर की भी तोड़ाई कर लें। इसके साथ ही लाल मिर्च की तोड़ाई करें। गुजरात में आलू के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान लोबिया की कटाई करते रहें। यहीं अरहर की रोपाई कर लें। इसके अलावा काबुली चने की बुआई करें। अभी कद्दू की तोड़ाई कर सकते हैं। गुजरात में स्ट्रॉबेरी के बाग में जरूरी उर्वरक डालें। स्ट्रॉबेरी के खेत में सिंचाई करते रहें। ये समय बैंगन की बुआई के लिए अनुकूल है। बैंगन की बुआई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर ले। खेतों की जुताई कर जमीन को समतल कर ले। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किसान बैंगन की कई किस्मों की बुआई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा श्यामला। बैंगन की ये किस्म लंबे आकार की होती है। इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कर सकते हैं। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 390 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। इसकी शाखाएं सीधी होती है और पौधा कांटा रहित होता है। पूसा पर्पल क्लस्टर की बुआई भी की जा सकती है। ये किस्म उत्तरी भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों के लिए अच्छी होती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसका रंग गहरा बैंगनी होता है। इसके अलावा पूसा अंकुर की बुआई की जा सकती है। इस किस्म का आकार गोल होता है। पूसा अंकुर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगाने के लिए काफी अच्छी है। 1 हेक्टेयर में 350 क्विंटल फसल ली जा सकती है। पूसा उत्तम भी लगा सकते हैं। इसका आकार भी गोल होता है। बैंगन की इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में की जा सकती है। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। ध्यान रखें कि दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से मौसम साफ रहने पर ही करें। और अब खास खबरें।
भारत ने कहा है कि श्रीलंका की जरूरत के वक्त पर भारत उसके साथ हमेशा ही मजबूती के साथ खड़ा रहा है। कोलंबो में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में अधिक से अधिक निवेश को प्रोत्साहित करेगा। विदेश मंत्री ने श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने से मुलाकात की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में G20 वॉकथॉन को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा कि G20 में दुनिया के वे 20 बड़े देश हैं जहां दुनिया की 60% से अधिक आबादी निवास करती है, जिनसे 75% से अधिक ट्रेंड है। ये 85% GDP पर आता है। दुनिया के 20 बड़े देशों का नेतृत्व आज प्रदेश को मिला है। भारतीय कुश्ती महासंघ अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोपों की जांच होगी। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पहलवानों के साथ बैठक के बाद आरोपों की जांच के लिए एक समिति बनाने की घोषणा की है। यह समिति 4 सप्ताह के भीतर जांच पूरी करके सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बीजेपी युवा मोर्चा के नेता प्रवीण नेटारू के मर्डर के मामले में कोर्ट में चार्जशीट दायर की है। हत्या के मामले में NIA ने 20 लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की है। पिछले साल 26 जुलाई को लोगों में आतंक फैलाने के उद्देश्य से PFI के 2 लोगों ने उनकी हत्या कर दी थी। कलवारी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी INS वागीर को 23 जनवरी को भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। इस पनडुब्बी का निर्माण स्वदेशी तौर पर मुंबई के मसगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में हुआ है। इस डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को फ्रांस के सहयोग से बनाया गया है। केंद्र ने प्रसिद्ध हस्तियों और सोशल मीडिया पर असर डालने वाले प्रभावशाली व्यक्तियों के लिए इंडोर्समेंट नो हाउ नाम से विज्ञापन संबंधी मार्गदर्शी दिशा निर्देश जारी किए हैं। उपभोक्ता कार्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों में कहा गया है कि लोग उत्पादों या सेवाओं का विज्ञापन करते समय अपने श्रोताओं एवं दर्शकों को गुमराह न करें। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में शिक्षा विभाग ने चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया और परीक्षा के दौरान कैसे तनावमुक्त रहकर परीक्षा दें, इस पर भी छात्रों के साथ बात की। इस प्रतियोगिता में अलग अलग स्कूलों के लगभग 250 छात्रों ने हिस्सा लिया और अपने हुनर का प्रदर्शन किया। इसी के साथ ही हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। मन की बात है जन जन की। संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं